फिल्म की शुरुआत एक ठंडक भरे दृश्य के साथ होती है जिसमें आईएसआईएस आतंकवादियों का एक समूह एक महिला की फांसी की तैयारी कर रहा है। यह महिला एक पत्रकार अपनी नन्ही कोशिशों और आईएसआईएस द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए भयानक कृत्यों की रिपोर्टिंग के कारण उनकी कैद में ले ली गई थी। आतंकी उसकी फांसी को फिल्माने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने की योजना बना रहे हैं ताकि दूसरों के लिए यह एक सख्त चेतावनी बन सके। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि 7 तुर्की विशेष बल के जवान उस जगह पर गुप्त रूप से मौजूद हैं। वे नागरिक आबादी के बीच घुल मिल गए हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक निशानेबाज एक पुरानी इमारत में छिपा हुआ है जो दूर से निशाना लगाने के लिए तैयार है। जैसे ही आतंकी पत्रकार की फांसी देने वाला होता है, निशानेबाज एक सटीक गोली चलाता है और उसे सीधे सिर में मार गिराता है। इसके तुरंत बाद विशेष बल की बाकी टीम बचे हुए आतंकियों को अक्षम कर देती है और पत्रकार को बचा लेती है। वे आतंकियों की मौत की पुष्टि करते हैं और कैमरे को नष्ट कर देते हैं ताकि कोई फुटेज बरामद न हो सके। जिस लड़की को उन्होंने बचाया उसका नाम सदा है। वह एक तुर्की पत्रकार है जो इराक तुर्की सीमा पर रिपोर्टिंग के दौरान आईएसआईएस द्वारा पकड़ ली गई थी। चूंकि वह तुर्की की नागरिक है, इसलिए सरकार ने उसे बचाने के लिए इनिलिट फोर्स को भेजा था। उनका मिशन सदा को गुप्त रूप से तुर्की वापस लाना है। सदा सवाल उठाती है कि उन्होंने उसे बचाने का फैसला क्यों किया जबकि बहुत सारे अन्य लोग भी मदद के जरूरतमंद हैं। बाकिर जवाब देता है कि उसकी तुर्की नागरिकता पर जोर देते हुए, जबकि सदा का तर्क है कि जीवन बचाने में राष्ट्रीयता को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। वह मानती है कि किसी भी सेना का कर्तव्य है कि वह लोगों की रक्षा करे, चाहे उनकी सीमाएं कुछ भी हों। हालांकि कर्नल उसके दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होते। सदा के अकेले जाने की अनिच्छा के बावजूद टीम अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करती है और उसे चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें बाकिर और ओगू उसके रक्षक के रूप में तैनात होते हैं। बाकिर और ओगू करीबी दोस्त और पूर्व गैर कमीशन अधिकारी थे। उनकी निष्ठा और बलिदान के कारण उन्हें विशेष बल इकाई में पद की पेशकश की गई थी। हालांकि बाकिर को पहले एक पैर में चोट लगी थी और ओगू के कंधे में एक स्टील का इम्प्लांट था जो पिछले मिशन से था। कुछ अधिकारियों को उनकी सूटेबिलिटी पर संदेह था। यह डर था कि यह टीम के बाकी लोगों को खतरे में डाल सकता है। कर्नल वासिल ने हस्तक्षेप किया और अपनी राय जाहिर की कि अगर वह उनकी जगह होता तो वही बलिदान देता। बाकिर और ओगू ने खुद को साबित करने और अपने मृत कमांडर कमाल को सम्मान देने का संकल्प लिया। कर्नल वासिल ने उन्हें एक मौका दिया, यह चेतावनी देते हुए कि प्रशिक्षण बेहद कठिन और मांग वाला होगा। 200 सैनिकों में से केवल 20 को इस बल के लिए चुना गया था। कर्नल ने जोर दिया कि इकाई में शामिल होना व्यक्तिगत पहचान या प्रसिद्धि हासिल करने के बारे में नहीं था। कर्नल ने बाकिर और ओगू को 20 के समूह से चुनकर एक चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना। बावजूद इसके कि बाकिर के पैर में गंभीर चोट थी, कमांडर ने उसकी भागीदारी की मांग की। उसके दर्द की परवाह न करते हुए कमांडर ने बाकिर को धमकी दी कि अगर वह 1 मिनट के भीतर वापस नहीं लौटा तो उसके दोस्त ओगू की जान खतरे में पड़ जाएगी, जिससे उसे अपनी सीमाओं तक धकेल दिया गया। यह उनके गहन प्रशिक्षण की शुरुआत थी। बाद में उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसमें एक स्पंज को रात भर पानी में रखा गया और अगर सुबह एक बूंद भी दिखाई दी तो उन्हें खारिज कर दिया जाता। उन्होंने अपने हाथ बंधे हुए पानी में फेंके जाने के साथ एक कठिन रात को सहन किया, अपनी सीमाओं को परखते हुए। सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा में 4 दिनों तक उपवास करना शामिल था, जिसमें यह वादा किया गया था कि जो लोग जानकारी देंगे उन्हें भोज दिया जाएगा। यह कठोर प्रशिक्षण उनकी सहन शक्ति और लचीलापन को चरम स्थितियों में परखने के लिए बनाया गया था। अधिकारी पानी और तौलिया यातना का सहारा लेते हैं। जब बाकिर को इस यातना से गुजरना पड़ता है तो वह बढ़ती यातना के बावजूद अपना नाम बताने से इनकार करता है। आखिरकार वह गीत गाना शुरू कर देता है और धैर्य के साथ इस कष्ट को सहन करता है। कर्नल बाकिर की सहन शक्ति की प्रशंसा करता है, उसे अपनी टीम में एक चमकते हीरे की तरह मानता है। युद्ध के मैदान में उन्हें कई ताजा लाशें दिखाई देती हैं, जिससे सदा को बहुत परेशानी होती है। आरिफ एक आने वाली आईएसआईएस सेना की चेतावनी देता है, जिसके बाद कर्नल रणनीति बनाता है। वह एक जाल के रूप में रेडियो सिग्नल छोड़ता है और पीछे हट जाता है। आईएसआईएस समूह पर हमला करने का आदेश देता है। जब वे पहुंचते हैं तो 3 टैंक एक साथ गोलीबारी करते हैं और आतंकी समूह को नष्ट कर देते हैं। 2 दुश्मन सैनिक बच जाते हैं, लेकिन आरिफ उन्हें सटीक निशानेबाजी से खत्म कर देता है। एक हमले को देखने के बाद कर्नल को एहसास होता है कि एक बड़ी आईएसआईएस सेना नजदीक आ रही है और वह मुख्यालय से संपर्क करता है। उन्हें उत्तरी क्षेत्र में संकट के कारण अपने क्षेत्र में लौटने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद टीम एक युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है जो विस्फोटकों से भरा हुआ है। वे एक चुपचाप
हमला शुरू करते हैं और कर्नल एक टाइम बम को निष्क्रिय करने का काम करता है, जबकि बाकी लड़ाई जारी रखते हैं। ओगू पर हमला होता है, लेकिन आरिफ उसे बचा लेता है, जिससे वे बम को जल्दी निष्क्रिय कर पाते हैं। अगली सुबह ओगू सदा को गोली चलाना सिखाता है। जब उससे पूछा जाता है कि हत्या करने पर उसे कैसा लगता है, तो ओगू बताता है कि यह एक मानसिक निशान छोड़ जाता है। फिर वे एक बचे हुए व्यक्ति को पाते हैं और एक लड़की को आतंकियों द्वारा प्रताड़ित होते देखते हैं। भले ही यह उनका मिशन नहीं है, वे इस भयानक दृश्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हस्तक्षेप करने का फैसला करते हैं। स्नाइपर से घिरे होने के बावजूद एक तनावपूर्ण स्थिति में आतंकी एक लड़की को आग से धमकाते हैं। कर्नल अपनी टीम को हमला करने का आदेश देता है और आरिफ, एक कुशल सैनिक, एक आतंकी को सिर में गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद टीम सभी तरफ से हमला शुरू करती है। इस अफरा तफरी में एक स्नाइपर बाकिर को घायल कर देता है। ओगू सभी को कवर लेने का आदेश देता है, जबकि आरिफ स्नाइपर का पता लगाता है। जैसे ही स्नाइपर आरिफ को निशाना बनाता है, वह खुद और सदा को ढाल लेता है। फिर आरिफ स्नाइपर को खत्म कर देता है, इससे पहले कि वह दोबारा गोली चला सके। खतरे के खत्म होने के बाद कर्नल उस डरी हुई लड़की को बचाता है, जो सैनिकों को देखकर राहत महसूस करती है और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। कर्नल को उसकी प्रार्थना से अपनी मृत बेटी की याद आती है और वह उसमें अपनी बेटी की छवि देखता है। कर्नल एक मरते हुए व्यक्ति के पास जाता है, जो गेरानी सैन्य बल का पूर्व सदस्य है और आतंकियों द्वारा बुरी तरह घायल हो गया है। कर्नल के उसके दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन देने की कोशिश के बावजूद वह अपनी पीड़ा से मुक्ति की मांग करता है। उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए कर्नल उसकी जान ले लेता है। टीम फिर से एकजुट होती है और सीमा के पास लैंडिंग पॉइंट की ओर बढ़ती है, जहां वे निकासी के लिए हेलीकॉप्टर की उम्मीद करते हैं। रास्ते में कर्नल एक सदमे में डूबी लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुप रहती है। वे एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। सदा कर्नल से सवाल करती है कि तुर्की ने अपनी लाभप्रद स्थिति के बावजूद इराक को सहायता क्यों नहीं दी। कर्नल नैतिक तर्क को स्वीकार करता है, लेकिन स्थिति की जटिलताओं को भी बताता है। वे रात भर गांव में रुकने और आश्रय देने का फैसला करते हैं। सुबह में टीम सावधानी से गांव में प्रवेश करती है, क्योंकि उसकी स्थिति अनिश्चित है। उन्हें पता चलता है कि यह बेघर लोगों से भरा हुआ है, जिसमें एक युवा लड़की भी शामिल है जो वहां की निवासी है। गांव का बुजुर्ग तुर्की सेना का स्वागत करता है और उन्हें भोजन की पेशकश करता है। टीम आराम करने का फैसला करती है। कर्नल को पता चलता है कि एक ग्रामीण बरन, जो एक पूर्व सैनिक है, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है। टीम को मुख्यालय से चेतावनी मिलती है कि 100 ISIS सदस्य गांव पर हमला करने वाले हैं और उन्हें हमले से पहले निकलने की सलाह दी जाती है। कर्नल के सैनिक सुझाव देते हैं कि वे ग्रामीणों की रक्षा करें, लेकिन कर्नल मानता है कि उनकी छोटी टीम इतने सारे आतंकियों का सामना नहीं कर सकती। सदा कर्नल की आलोचना करती है और उसे कायर कहती है कि वह असहाय ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर रहा। वह घोषणा करती है कि वह रहकर लड़ेगी। कर्नल ओगू से उसकी राय पूछता है, जो सदा से सहमत है कि वे ग्रामीणों को छोड़ नहीं सकते। कर्नल ओगू की प्रशंसा करता है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि वह एक दिन महान अधिकारी बनेगा। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर गांव के बच्चों को निकालने के लिए आता है, जिसमें सदा भी शामिल है, जो जाने के लिए अनिच्छुक है। कर्नल उसे मनाता है कि वह जाए और उनके अनुभव को गोपनीय रखने के लिए कहता है। वह उसे एक पत्र देता है, जिसे तुर्की पहुंचने पर खोलना है। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद कर्नल मुख्यालय को सूचित करता है कि उनकी टीम ने गांव की रक्षा के लिए रहने का फैसला किया है। फिर टीम सीमित संसाधनों के साथ बड़ी आतंकी संख्या को मात देने की रणनीति बनाती है। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कर्नल प्रत्येक टीम सदस्य को 4 मैगजीन गोलियां वितरित करता है, उनकी सीमित गोला बारूद आपूर्ति को स्वीकार करते हुए। बायर अपनी भारी मशीन गन के गोला बारूद से बम बनाने का प्रस्ताव देता है और आपात स्थिति के लिए उनके 2 रॉकेट लॉन्चर का जिक्र करता है। आरिफ निशानेबाज एक मस्जिद की मीनार पर तैनात है, अपने रक्षक की भूमिका पर विचार करते हुए बजाय प्रार्थना करने के। कर्नल रणनीति बनाता है, प्रत्येक सदस्य को अलग अलग क्षेत्र सौंपता है ताकि सभी पक्ष कवर हों। वह ग्रामीणों को एक बंकर में शरण लेने और उनके लौटने तक दरवाजा न खोलने का निर्देश देता है। परन और एक लड़की लड़ाई में शामिल होने के लिए स्वयं सेवक बनते हैं। हालांकि कर्नल शुरू में अनिच्छुक है। लड़की को गोला बारूद लाने का काम सौंपा जाता है, जबकि बरन को AK-47 के साथ छिपने का निर्देश दिया जाता है। जैसे ही वे आतंकियों के आने की तैयारी करते हैं, आरिफ संकेत देता है कि वे आ गए हैं। वे 100 की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 200 से अधिक आए, जो एक हाईटेक अमेरिकी टैंक अब्राम्स से लैस थे। भारी मुश्किलों के बावजूद कर्नल अपने सैनिकों को प्रेरित करता है, यह जोर देते हुए कि वे पीछे नहीं हट सकते और साहस और विश्वास के साथ लड़ना होगा। वे युद्ध जीतने और घर लौटने की योजना बनाते हैं।
कर्नल आतंकियों के उनके माइन तक पहुंचने का इंतजार करता है, जिसके बाद वह एक रिमोट का उपयोग करके विस्फोट को ट्रिगर करता है, जिससे आतंकी टीम नष्ट हो जाती है। आरिफ स्नाइपर्स को खत्म करने में व्यस्त है, लेकिन टैंक के ड्राइवर पर एक शॉट चूक जाता है। इस बीच कर्नल और ओगू सामने की रेखा पर लड़ रहे हैं, लेकिन वे टैंक को रोक नहीं पाते और गांव में पीछे हटने के लिए मजबूर होते हैं। बायर भारी मशीन गनों से लैस अपने रास्ते में आने वाले सभी को काट डालते हैं। बरन अपनी AK-47 से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है। आरिफ हस्तक्षेप करता है और उसे बचा लेता है। जैसे ही टैंक गांव में प्रवेश करता है, कर्नल बायर को एक छोटे रॉकेट लॉन्चर के साथ बुलाता है। इस बिंदु पर लड़की अतिरिक्त गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर लेकर आती है। गोलियों की बौछार के बीच आरिफ ऊपर से कवर प्रदान करता है। टैंक का चालक दल महसूस करता है कि मस्जिद में स्नाइपर काफी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वे मस्जिद को निशाना बनाकर नष्ट कर देते हैं। ओगू और बायर घायल होने के बावजूद रॉकेट लॉन्चर से अब्राम्स टैंक को नष्ट करने में सफल होते हैं। आरिफ स्नाइपर कवर प्रदान करना जारी रखता है। कर्नल दबाव में है और मुस्तफा कवर देने की पेशकश करता है, यह जानते हुए कि यह उसकी जान ले लेगा। वह कर्नल को बताता है कि वह एक नायक के लिए मरने को तैयार है। कर्नल की ओर इशारा करते हुए मुस्तफा को अलविदा कहने के बाद कर्नल बायर को दुश्मन के ग्रेनेड हमले को कुशलता से रोकते हुए देखता है। मुस्तफा आतंकियों से घिर जाता है और पकड़ लिया जाता है। आरिफ की मदद करने की कोशिश के बावजूद मुस्तफा उसे गोली न चलाने के लिए कहता है और उसे ग्रेनेड सौंपता है। अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है। वह ग्रेनेड के साथ खुद को बलिदान कर देता है, जिससे टीम तबाह हो जाती है। हालांकि युद्ध खत्म नहीं हुआ है और वे लड़ाई जारी रखते हैं। एक हमले के दौरान एजरे एक स्नाइपर से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह आरिफ को अपनी मदद के लिए न आने और इसके बजाय उसे ढाल के रूप में उपयोग करने का आग्रह करता है। कोई दूसरा विकल्प न देकर आरिफ सहमत होता है और एजरे को बैकअप स्नाइपर के रूप में उपयोग करता है। एजरे के मार्गदर्शन में आरिफ एक शॉट लेता है और एक आतंकी स्नाइपर को खत्म कर देता है। 2 टीम सदस्यों के नुकसान के बाद बचे हुए सैनिक अपनी आखिरी मैगजीन गोला बारूद तक पहुंच जाते हैं, जिसमें उनके आसपास अभी भी 30 से 40 आतंकी मौजूद हैं। बावजूद इसके वे लड़ाई जारी रखते हैं। कर्नल एक आत्मघाती हमलावर को नजदीक आते देखता है, लेकिन उसकी आखिरी गोली एक अन्य आतंकी द्वारा रोक दी जाती है। कोई दूसरा विकल्प न होने पर कर्नल बमवर्षक को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से गोली मार दी जाती है। ओगू, बाकिर, आरिफ और बायर बचे हुए आतंकियों को खत्म करते हैं और कर्नल की मदद के लिए दौड़ते हैं। अपने अंत को करीब देखते हुए कर्नल उन्हें अपने फॉलन कॉमरेड्स को याद करने और उन्हें आश्वासन देता है कि राष्ट्र उनका समर्थन करेगा। वह अपनी शांति व्यक्त करता है, यह जानते हुए कि उन्होंने गांव की रक्षा की है। इसके साथ ही कर्नल वासिल अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। मुस्तफा और एजरे के साथ मृत्यु में शामिल हो जाता है। उनके बलिदान को सभी सम्मान देते हैं। इन योद्धाओं ने एक बड़े कारण के लिए बहुत कुछ बलिदान किया। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिशन एक पत्रकार को बचाने का था जो सेना के खिलाफ थी। उसके तिरस्कार के बावजूद कर्नल उसकी रक्षा पर जोर देता है, यह ख्यांग्याओ करते हुए कि तुर्की लोगों की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। तुर्की लौटने के बाद सदा कर्नल का एक पत्र पढ़ती है जो उसे अपनी बेटी से तुलना करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। यह सदा को आंसुओं में डुबो देता है। दृश्य बदलता है और 3 हेलीकॉप्टर एलीट फोर्स को बचाने के लिए आते हैं। ग्रामीण अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और सैनिकों को नायकों की तरह मानते हैं। जैसे ही वे घर लौटने की तैयारी करते हैं, फिल्म समाप्त होती है। इसके साथ ही फिल्म खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। स्क्रीन पर अगले रिकैप्स देखें और अधिक शानदार रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले में मिलते हैं।